हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं प्रगतिवाद। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारा जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसका जो आधुनिक काल है, आधुनिक काल को हिंदी कविता के विकास क्रम में कई उपभागों में विभाजित किया गया है। मैं आपको पद्य के बारे में बता रही हूँ कि कविता के विकास क्रम से अगर आधुनिक काल को अगर हम बांटते हैं तो सबसे पहला काल हमारे पास भारतेंदु युग आता है, दूसरा द्विवेदी युग, तीसरा छायावादी युग और चौथा आता है हमारा प्रगतिवाद। तो अब हम पढ़ रहे हैं प्रगतिवाद। प्रगतिवाद का जो पार्ट नंबर 1 है वो वीडियो में डाल चुकी हूँ। प्रगतिवाद में मुख्य रूप से हमारे पास 5 कवि हैं और इन पर 2 कवियों के बारे में केदारनाथ अग्रवाल और नागार्जुन की जो कविताएं हैं और उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो मैं इससे पहले वाली पार्ट 1 में मैं डाल चुकी हूँ। और इसके जो बचे हुए कवि हैं आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। और ये वीडियो जो है आप अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि अंत तक देखने के बाद ही पता चलेगा कि ये वीडियो आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। तो आज की जो वीडियो है आपका हिंदी साहित्य जहाँ पर भी पूछा जाता है हर किसी एक एग्ज़ाम के लिए, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे कि अभी DSSB TGT हिंदी की वैकेंसी भी निकली हुई है, एस्टेट वाले बच्चे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और UGC नेट तीनों के लिए बराबर महत्वपूर्ण है। तो आज इसकी वीडियो में प्रगतिवाद पर हम बात करेंगे। प्रगतिवाद की एक वीडियो में डाल चुकी हूँ। और अब तीसरा कवि आता है प्रगतिवाद के अंतर्गत शिव मंगल सिंह सुमन। तो शिव मंगल सिंह सुमन का सबसे पहले संक्षिप्त जीवन वृत्त हम जान लेते हैं। तीसरे कवि हैं शिव मंगल सिंह सुमन। 2 कवि हम पढ़ चुके हैं, शिव मंगल सिंह सुमन। 2 कवि केदारनाथ अग्रवाल और नागार्जुन के बारे में सब कुछ हम जान चुके हैं, उनकी रचनाएं भी हम पढ़ चुके हैं। तीसरे नंबर पर बात कर लेते हैं शिव मंगल सिंह सुमन। तो इनका जन्म जो है 1915 में हुआ और इनकी मृत्यु जो है 2002 में हुई। इनका जन्म स्थान था झगरपुर, उन्नाव। और मूल नाम जो है इनका शिव मंगल सिंह ही है और उपनाम जो है ये सुमन है। जैसे कि इनका पूरा नाम हम बोलते हैं शिव मंगल सिंह सुमन, तो शिव मंगल सिंह इनका मूल नाम है और जो सुमन है ये इनका उपनाम है। और जो इनका प्रथम संग्रह है, काव्य संग्रह है, वो हिलोल है जो कि 1939 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। अब शिव मंगल सिंह की जो प्रमुख रचनाएं हैं उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। शिव मंगल सिंह की आप हेडिंग डालकर अपने नोट्स तैयार करें। शिव मंगल सिंह की प्रमुख रचनाएं। तो सबसे पहले हिलोल, जैसे कि आप बताया था कि इनका पहला ही काव्य संग्रह है जो 1939 में प्रकाशित हुआ था। हिलोल, जीवन के गान, ये क्रम से दे रखी हैं। ये सारी रचनाएं क्रम के अनुसार हैं, जैसे कि UGC नेट में पूछी जाती हैं। तो आप सन सभी के याद नहीं कर सकते, लेकिन रचनाओं को आप क्रम से जरूर लिख लें। हिल्लोल, जीवन के गान, युग का मोल, प्रलय सृजन, विश्वास बदलता ही गया, विश्वास बदलता ही गया, विंध्य हिमालय, मिट्टी की बारात, वाणी की व्यथा, पर आंखें नहीं भरी, हम पक्षी उन्मुक्त गगन के। हम पक्षी उन्मुक्त गगन के छोटे बच्चों के उसमें 608 तक की क्लास में किसी बच्चे के उनमें लगी हुई है पाठ्यक्रम में, हम पक्षी उन्मुक्त गगन के। तो ये कविताएं हैं शिव मंगल सिंह सुमन की रचनाएं हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं और एग्जाम के उससे पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत महत्वपूर्ण है। फिर से देखेंगे, हिलोल, जीवन के गान, युग का मोल, प्रलय सृजन, विश्वास बदलता ही गया, विंध्य हिमालय, मिट्टी की बारात, वाणी की व्यथा, पर आंखें नहीं भरी, हम पक्षी उन्मुक्त गगन के। ऐसे एक दो बार आप याद करेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगी। शिव मंगल सिंह सुमन की प्रसिद्ध कविताएं कौन कौन सी हैं, ये भी इनकी रचनाएं थी। अब इनकी प्रसिद्ध रचनाओं पर हम बात कर लेते हैं। दुनिया गुनिया का यौवन, कलकत्ते का अकाल और चल रही कुदाली। चल रही कुदाली, ये 3 इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं शिव मंगल सिंह सुमन की। ठीक है, अब अगले कवि हम देखते हैं इसी में प्रगतिवाद के अंतर्गत। तो नंबर 4 पर कवि आते हैं वासुदेव सिंह त्रिलोचन का संक्षिप्त जीवन वृत्त। त्रिलोचन आते हैं, त्रिलोचन नाम से ये उपनाम है इनका त्रिलोचन, और वास्तव में इनका मूल नाम है वो वासुदेव सिंह है।
तो आप पूरा नाम याद रखेंगे तो एक प्रश्न आपको यहीं पर याद हो जाता है। वासुदेव सिंह इनका मूल नाम है, त्रिलोचन इनका उपनाम है, जिससे इनको हिंदी साहित्य में जानते हैं त्रिलोचन नाम से। ठीक है, तो इनका जो जन्म है वो 1917 में और 2007 में इनकी मृत्यु होती है। जो इनका जन्म स्थान है चिरानी पट्टी सुल्तानपुर, और मूल नाम वासुदेव, उपनाम त्रिलोचन, और प्रथम संग्रह है इनका धरती, जो कि 1945 में प्रकाशित हुआ था। ये आपको याद रखना है। तो इनकी और गजानन माधव मुक्तिबोध जी जो एक कवि हैं, वो इन ने त्रिलोचन को अवध का किसान कवि कहा है। ये बात महत्वपूर्ण है। जो त्रिलोचन जी हैं, इनको गजानन माधव मुक्तिबोध जी ने क्या कहा है? अवध का किसान कवि कहा है। अवध का किसान कवि कौन से कवि को कहा जाता है? तो त्रिलोचन जी को कहा जाता है। किसने कहा है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध जी ने कहा है। अब हम त्रिलोचन जी की रचनाओं की काल क्रमानुसार सूची देख लेते हैं। ये काल क्रम के हिसाब से है, आपको अन्यत्र कहीं पर भी भटकने की जरूरत नहीं है। तो त्रिलोचन जी की रचनाओं का ये रचनाएं हैं। धरती, जो कि अभी बताया था, धरती इनका पहला ही काव्य संग्रह है। धरती जो 1945 में प्रकाशित हुआ था। दूसरा है गुलाब और बुलबुल, दिगंत, ताप के ताए हुए दिन, और शब्द, मैं उस जनपद का कवि हूँ, अरघान तुम्हें सौंपता हूँ, फूल नाम है एक, अन कहनी भी कुछ कहनी है। तो ये इनकी रचनाएं हैं। आप याद कैसे करेंगे? धरती, धरती, धरती पर गुलाब और बुलबुल, और दिगंत, दिगंत से आप याद रख सकते हैं कि आज नहीं बहुत पहले से। धरती, गुलाब और बुलबुल, दिगंत, ताप के ताए हुए दिन में भी ये गुलाब और फूल खिलते रहते हैं। उनका वर्णन करने के लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है। कवि त्रिलोचन, आप ऐसे याद करें रचनाओं को, कवि त्रिलोचन जी कहते हैं कि धरती, गुलाब और बुलबुल दिगंत से, बहुत पुराने समय से, जब ताप के ताए हुए दिन थे तब भी ये मिलते थे, मतलब गुलाब और बुलबुल मिलते थे। इनका वर्णन करने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। और त्रिलोचन जी कहते कि मैं उस जनपद का कवि हूँ जहाँ पर अरघान तुम्हें सौंपता हूँ, फूल नाम है एक, अन कहने कुछ, अन कहनी भी कुछ कहनी है। मतलब धरती के बारे में अन कहनी भी कुछ कहनी है। इस तरीके से आप इनकी ट्रिक बना सकते हैं और याद कर सकते हैं। तो अमोला जो है त्रिलोचन जी की अवधि काव्य कृति है। मतलब अमोला ये इनकी रचना है, त्रिलोचन जी की रचना है, और अवधि काव्य कृति है। 1990 में प्रकाशित इस कृति में 2700 बरवे संग्रहित हैं। बरवे छंद में रचित है। और कितने छंद हैं? कितने हैं? 2700 बरवे हैं इसमें। बरवे एक छंद है, ये आपको ध्यान रखना है। सॉरी, बरवे जो है एक छंद है। और कितने छंद हैं इसमें? 2700 बरवे हैं। किसमें? अमोला में। हिंदी में सानेट लिखने के लिए त्रिलोचन शास्त्री प्रसिद्ध है। ये पंक्ति भी आपके लिए महत्वपूर्ण है एग्जाम के उससे। और अगले कवि आते हैं हमारे पास। अभी तक आपको मैं फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो इस वीडियो को देखने से पहले पिछली वीडियो देख ले। प्रगतिवाद की पार्ट नंबर 1 से मैंने डाल रखी है। सबसे पहले हमने पढ़ा केदारनाथ अग्रवाल, जो कि मैं क्रम से करवा रही हूँ, कवियों के क्रम के हिसाब से करवा रही हूँ। प्रगतिवाद का पहला कवि केदारनाथ अग्रवाल, दूसरा कवि मैंने करवाया आपको नागार्जुन, और तीसरा कवि जो है हमारे पास ये त्रिलोचन जी और त्रिलोचन, और चौथा जो कवि आता है हमारे पास रांगे राघव। ठीक है, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। अब हम पढ़ेंगे रांगे राघव के बारे में। रांगे राघव जो है इनका रचनाएं जो है बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ी ही हैं। तो इनका जो जन्म था 1923 में, मृत्यु 1963 में। इनका मूल नाम त्र्यंबक वीर राघवाचार्य है। मूल नाम जो है त्र्यंबक वीर राघवाचार्य है। और रांगे राघव ने 3 आख्यानात्मक काव्य लिखे हैं जो निम्न हैं। कौन कौन से? अजय, अजय खंडहर, और मेधावी, पांचाली, और राह के दीपक। ये और आप लिख लेना, राह के दीपक, ये भी इन्हीं की रचनाएं हैं। राह के दीपक, ये एक और ऐड कर लेना।
अजय खंडर में अजय एक मेधावी छात्र है। पांचाली और राह के दीपक, पांचाली के साथ राह में दीपक जलाता है, राह के दीपक जलाता है, ऐसे आप याद कर लेंगे। अजय खंडर जो है इनकी रचना, अजय खंडर में 3 शीर्षकों, मतलब वो कौन से 3 शीर्षक हैं? झंकार, ललकार और हुंकार से स्तालिनग्राद युद्ध के कतिपय स्थलों का वर्णन किया गया है। जो खंडर, अजय खंडर नाम के शीर्षक से जो इनकी रचनाएं हैं, अजय खंडर के नाम से, उसमें 3 शीर्षक नाम से इसने जो स्तालिनग्राद युद्ध था उसका, उसके स्थानों का वर्णन किया है। और कौन से 3 शीर्षक है? झंकार, ललकार और हुंकार। रांगे राघव के 2 अन्य मुक्तक काव्य भी हैं, पिघलते पत्थर और राह के दीपक, ये यहाँ पर आ गया है। तो ये इनके मुक्तक काव्य हैं और ये जो थे इनके आख्यानात्मक काव्य थे। जो ये मैंने आपके बताए ये इनके आख्यानात्मक काव्य थे और ये जो हैं इनके मुक्तक काव्य हैं, पिघलते पत्थर और राह के दीपक। तो ये इनकी बहुत ज़्यादा रचनाएं नहीं हैं। और अब हमारे पास आते हैं इस काल के प्रगतिवाद के जितने भी कवि थे उनकी कुछ पंक्तियां हैं, ये आप नोट डाउन कर लेना। पंक्तियां भी जैसे कि हम पीजीटी एस्टेट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में और यूजीसी नेट में भी आपसे पंक्तियां पूछी जाती हैं। और पंक्तियां अगर हम हाथों हाथ ही ध्यान दे लेते हैं तो सही रहता है, अदरवाइज एक साथ याद करनी थोड़ी मुश्किल हो जाती हैं। तो केदारनाथ अग्रवाल की, जैसे मैंने बताया था, केदारनाथ पर सभी घूमने जाते हैं, उस हिसाब से आप एक पर्वत के रूप में अपने मन में एक दृष्टिकोण बना सकते हैं। तो केदारनाथ, धूप चमकती है चांदी की साड़ी पहने, मैके में आई बेटी की तरह मगन है। तो केदारनाथ पे चढ़कर आप देखेंगे तो धूप आपको चमकती हुई दिखाई देगी। इस तरीके से आप हिंट बनाकर इन पंक्तियों को याद कर सकते हैं। एक बीते के बराबर ये हरा ठिगना चना, बांधे मुरैठा शीश पर, ये जो कविता है ये शायद 9th या 10th में है और ये भी आप पढ़ सकते हैं। तो केदारनाथ के ऊपर मान लो एक छोटे छोटे पेड़ हैं चने के और वो मुरैठा बांधे हुए हैं, इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं। मैंने उसको जब जब देखा, लोहा जैसे तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा। अब आप इस उस मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा, ये प्रगतिवादी रचनाएं हैं, उन लोगों के संघर्ष के बारे में बताया है कि मैंने उनको जब जब देखा, लोहे की तरह तपते हुए देखा, लोहे की तरह गलते हुए देखा और लोहे की तरह विभिन्न प्रकार का आकार लेते हुए देखा। तो ये पंक्ति भी केदारनाथ की है, आप याद कर सकते हैं। और आज का लेखन आग के अंगूठे की क्रांतिकारी कतार का बंदूक मार लेखन है, ये भी केदारनाथ की है। कविता यूं ही बन जाती है बिना बनाए, क्योंकि हृदय में तड़प रही है याद तुम्हारी, ये भी केदारनाथ की है। और मांझी ने बजाओ बंसी प्रेम प्रण टूटता, मेरा प्रण टूटता है जैसे तन टूटता, तो ये केदारनाथ की है। बाप बेटा बेचता है भूख से बेहाल होकर, ये पंक्तियां बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछी जाती हैं एग्जाम में। तो बाप बेटा बेचता है, ये केदारनाथ की है। कांग्रेस के राज में आयो नहीं बसंत, तो कांग्रेस की राज से आप याद रखते हैं, ये भी केदारनाथ की है। और काटो 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 करवी मारो मारो, ये कुछ इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं, ये केदारनाथ की हैं। ये पंक्तियां भी आप थोड़ी सी हिंट अपने दिमाग में बना लें तो आपको याद हो जाएंगी। अब कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां हमारे पास नागार्जुन की आती हैं। जन जन में जो ऊर्जा भर दे मैं उद्गाता हूँ उस रवि का, जो जन जन के अंदर ऊर्जा भर दे मैं उद्गार हूँ उस रवि का, तो ये नागार्जुन की पंक्ति है। याद आता मुझे अपना तरौनी ग्राम, तरौनी गांव में जो ये पैदा हुए होंगे, ये इन्होंने ग्रामीण अंचल से संबंधित ज़्यादातर उपन्यास भी लिखे हैं। ठीक है। याद आती लीचियाँ और आम, तो याद लीचियाँ और आम किसको याद आते हैं? नागार्जुन को, ऐसे आप उनकी पंक्तियाँ याद रख सकते हैं। और ये पंक्तियाँ उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि नागार्जुन की है, अकाल और उसके बाद वाली रचना में से ली गई हैं। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, तो ये अकाल पड़ने के बाद की उसके वर्णन किया गया है इस कविता में। अकाल और उसके बाद नामक कविता की ये पंक्तियां हैं और नागार्जुन द्वारा रचित हैं। कालिदास, सच सच बतलाना, इंदुमती के मृत्यु शोक से, जब रोया या तुम रोए थे, अज रोया या तुम रोए थे, कालिदास सच सच बताना, ये भी इनकी रचना है।
महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं नागार्जुन की, और इसी के साथ कुछ और पंक्तियां हैं हमारे पास इसी की प्रगतिवाद की। खून घून खाए शैतीरों पर, बाहर खड़ी विधाता बाँचे, फटी भीत है छत चूती है, आले पर बिस्तुया नाचे। ये जो पंक्ति है ये भी नागार्जुन की है। और अमल ध्वल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा, पांच पूत भारत माता के, ये पांच पूत ये उनकी कविता थी, एक उसी में से है। और कालिदास भी उनकी एक कविता थी, पीछे मैंने सारी उनकी रचनाएं भी आपको बताई हैं। बादल को घिरते देखा, तो ये भी इन मैंने बताया था कि ये केदार है, केदार के ऊपर से बादल को घिरते, युग की गंगा नींद के बादल, उसमें से है ये पंक्तियां। तो इस तरीके से आपको याद हो जाएंगी अगर आपको पहले से रचनाएं याद हैं। आगे आती है त्रिलोचन, मुझे जगत जीवन का प्रेमी बना रहा है प्यार तुम्हारा। तो ये त्रिलोचन जी की है, जो कि इनकी जो कविताएं हैं, इनकी जो रचनाएं, उसमें धरती की जो सौंधी सुगंध है वो उनकी कविताओं में आती हैं, धरती से जुड़ी हुई हैं। यूं ही कुछ मुस्कुराकर तुमने परिचय की ये वह गांठ लगा दी। ये पंक्तियां जो हैं ये भी इनकी हैं, त्रिलोचन जी की हैं। और आगे जो है रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में है, इनकी हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे और इनकी पंक्तियां भी हम अलग से डाल देंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं। तो आज की इस वीडियो में यही था, ये प्रगतिवाद के जो बचे हुए कवि थे यहाँ से मैंने आपको पढ़ाया है। तो ये हमारा पार्ट नंबर 2 यहाँ पर पूरा हो जाता है और प्रगतिवाद इसी के साथ हमारा संपूर्ण हो जाता है। रामधारी सिंह दिनकर जी मैंने यहाँ पर नहीं पढ़ाए हैं, क्योंकि रामधारी सिंह दिनकर जी जो है एक स्वच्छंदतावादी कवि हैं, और उन्हीं के साथ मैं इनकी रचनाएं आपको पढ़ाऊंगी, और या तो फिर अलग से इसकी एक वीडियो बना देंगे। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप टीजीटी, डीएसएसबी, DSSB, टीजीटी हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं तो निसंकोच आप हमारे SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल से जुड़ सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।